Hello everyone. I hope you people are safe and watching our videos. So in the previous lecture I discussed first 5 principles of Fayol. In today's lecture I'll be discussing another 5 principles given by Fayol. Okay? So if you like this video, please do share it with your friends and also subscribe the channel if you have not. And if you have not seen my previous video, please go through that. Okay, so I'll be starting with Fayol's sixth principle, that is principle of initiative. Okay, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी जहां पे एक रेड कलर में पर्सन है. ठीक है, अब वो एक स्टेप अहेड है रेस्ट ऑफ द पर्सन से. यही चीज आपको बताती है इनिशिएटिव का मतलब. तो इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है? इनिशिएटिव का मतलब होता है खुद से किसी काम को करने के लिए सजेशन देना या खुद से कुछ काम करना इंडिपेंडेंटली. ओके, सो लिटरल मीनिंग इनिशिएटिव का ये हो गया. ओके, सो यहां पे फेयोल ने क्या कहा? इस प्रिंसिपल ने, फेयोल ने एकदम सिंपल सी बात कही. क्या कहा? उन्होंने कहा कि हर एक सुपरवाइजर को, हर एक मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशंस में जो है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एवरी सुपरवाइजर को अपने सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करना चाहिए. किस चीज के लिए मोटिवेट करना चाहिए? कि वो इनिशिएटिव लें. किसमें इनिशिएटिव लें? डिसीजन मेकिंग में इनिशिएटिव लें, या कोई आइडिया सजेस्ट करें, कुछ स्ट्रैटेजी सजेस्ट करें, या अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में विद इन डिपार्टमेंट कुछ क्रूशियल चीजें चल रही हैं तो उसके लिए कुछ इनोवेटिव आइडिया सजेस्ट करें. हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ग्रोथ या एक्सपेंशन कर सकते हैं उसके लिए भी कुछ सजेस्ट करें. ओके, सो यहाँ पे क्या काम है सुपरवाइजर का? सुपरवाइजर का काम है कि अपने सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करना. ओके, बट यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी है कि अगर सुपरवाइजर ने बोला है अपने सबॉर्डिनेट को कि आपको कुछ सजेस्ट करना है, इनिशिएट करना है आपको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सबॉर्डिनेट ने अगर कुछ सजेस्ट किया तो वो बोले कि नहीं आपको ये मैंडेटरी है कि ये आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो यहाँ पे क्लियरली फेयोल ने ये बात बोली कि मोटिवेट तो करे सुपरवाइजर, बट उसका एक दायरा होना चाहिए. इट शुड बी विद इन द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन. आप अपने सबॉर्डिनेट को पूरी अथॉरिटी मत दे दो कि जो आप बोलोगे डेफिनेटली वो इंप्लीमेंट होगा. आपको इतनी अथॉरिटी तो मिली गई, और वो डिसोबीडिएंट ना बन जाए, वो डिसिप्लिन में रहे, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक ना करे कि भाई अगर हमने कुछ सजेस्ट किया है तो मेरी बात फुलफिल होनी ही होनी है. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है कि भाई आपको इनिशिएट करना है. इनिशिएट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपके सजेशंस को इंप्लीमेंट कर लिया जाए. ओके, सो सिंपली दिस प्रिंसिपल सेज कि it is a sense of duty of the manager to motivate और encourage the employees. किस चीज के लिए encouragement दें? कि भाई वो important work में अपना participation दिखाएं, decision making में participate करें, कुछ innovative ideas को suggest करें. ठीक है? ओके, अच्छा, अगर यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी आपके स्कूल का ही. जैसे कि मान लो आपके टीचर है, मैं यहाँ पे आपको 2 केसेस दूंगी. ठीक है, एक टीचर ने आपको बोला कि उन्होंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया और उन्होंने आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर उन्होंने बोला कि मैं आपसे पॉइंट्स पूछूंगा, अब आपको जिसको भी आता है वो खुद से बोले. ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है? यहाँ पे ये होगा कि जैसे ही टीचर ने बोला, उन्होंने कुछ मोटिवेटिंग चीजें बोली कि अच्छा अगर आपने ये किया तो आपको मे भी रिवॉर्ड्स इशू हो या कुछ भी हो. ठीक है, तो उन्होंने काफी मोटिवेट किया. तो उसमें से एक स्टूडेंट ने इनिशिएट करते हुए आंसर बोला. अब यहाँ पे सिचुएशन नंबर 1 ये हो सकती है कि वो स्टूडेंट ने आंसर मे बी एप्रोप्रिएट ना दिया हो. ठीक है, मे बी एप्रोप्रिएट दिया भी हो या एकदम ही गलत दिया हो. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या होगा कि टीचर बोले कि योर आंसर वाज वेरी गुड. ठीक है, एंड यू शुड कंटिन्यूअसली टेक पार्ट इन फ्यूचर, यू शुड कंटिन्यूअसली इनिशिएट. ठीक है, आपको ऐसे ही इनिशिएट करते रहना चाहिए और आंसर्स देते रहना चाहिए, भले ही वो एप्रोप्रिएट हो या ना हो.
ठीक है, वो मे भी ये बोल सकते हैं कि ये टोटली अप टू द मार्क नहीं है, बट आपने इनिशिएट किया, बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड केस क्या हो सकता है, मान लो सेकंड केस में आपके टीचर ने ये बोल दिया उस स्टूडेंट को कि आपका आंसर बिल्कुल गलत है, आपने बिल्कुल गलत आंसर दिया, आपको ऐसे आंसर्स देने ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट पूरी क्लास के सामने इंसल्टेड फील करेगा और वो कभी भी विलिंगली पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं सोचेगा अनटिल अनलेस उसका टीचर उसको खुद बोले कि नो यू हैव टू आंसर। ठीक है, वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा बिकॉज इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास उसको इंसल्ट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें होती हैं। क्या होती हैं, जैसे कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट में एचआर मैनेजर हैं और उसके सबऑर्डिनेट हैं। ठीक है, एचआर मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट को कहा कि भाई ये प्रॉब्लम है, आपको इसके बारे में कुछ सजेशन देना है। उन्होंने काफी मोटिवेट कर दिया अपने सबऑर्डिनेट्स को। उसमें से एक सबऑर्डिनेट आ गए और उन्होंने कुछ सजेशन दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये हो सकता है। अब केस नंबर 1 जो मैंने आपको उसमें समझाया था कि टीचिंग में, अब इसमें भी सेम अप्लाई होता है। अगर मैनेजर मोटिवेटिंग फॉर्म में बोले कि थैंक यू फॉर द सजेशन, मैं आपका सजेशन कंसिडर करूंगा और देखूंगा। ठीक है, ये बोल सकता है वो। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय जो होगा या सबऑर्डिनेट जो होगा वो बहुत ही मोटिवेटिंगली काम करेगा, विलिंगनेस होगी उसके अंदर। ठीक है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी होगी ऑर्गेनाइजेशन की टुवर्ड्स। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर उन्होंने ये बोला कि आपका सजेशन बिल्कुल वेग था, इट्स ऑफ नो यूज, आप केबिन से बाहर चले जाइए, तो डेफिनेटली सबऑर्डिनेट कभी भी इनिशिएट खुद से नहीं करेगा, विलिंगली वो कभी नहीं इनिशिएट करेगा और इवन वो डीमोटिवेटेड फील करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया कि फेयोल भाई साहब ने ये बोला कि भाई आप सुपरवाइजर के तौर पे आप मोटिवेट करो कि आपके एम्प्लॉइज, आपके सबऑर्डिनेट्स क्या करें, वो इनिशिएट करें इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, ओके, बट यहाँ पे एक और पॉइंट था कि डिसोबीडियंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, विद इन द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन ये काम होना चाहिए। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स आप खुद से समझ सकते हो कि विलिंगनेस उसके अंदर रहेगी, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज, या सेकेंड पॉइंट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहेगी। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के। ओके, सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल विच सेज ऑर्डर। बहुत इजी है ये भी प्रिंसिपल, बहुत बहुत इजी है। फेयोल बहुत ही इजी प्रिंसिपल्स दिए उन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ऑर्डर का मतलब होता है कमांड, किसी को ऑर्डर देना, कमांड देना। नहीं, ऑर्डर का यहाँ पे मतलब कमांड देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब है ऑर्डर का, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फेयोल यहाँ पे कहना चाहते हैं कि चाहे वो मेन हो चाहे वो मटेरियल हो, हर एक की एक फिक्स्ड या एप्रोप्रिएट प्लेस होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल टर्म्स में अगर मैं ये बोलूं तो यहाँ पे मेन का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, या वो व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दोज पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब मटेरियल्स क्या होते हैं, मटेरियल्स वो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात कही कि मेन और मटेरियल को राइट प्लेस में रखना है, प्लेस करना है, उनका एक फिक्स जगह होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपके स्कूल का ही फिर से एग्जांपल ले लूंगी यहाँ पे और बताऊंगी आपको कि अगर आपको आपके हर एक टीचर का यहाँ पे स्टाफ रूम अलॉटेड होता है, फिक्स प्लेस उनकी अलॉटेड होती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी टीचर की उसकी मे बी उनको उनकी रिक्वायरमेंट हो तो उन मे बी अगर वो फ्री पीरियड में हो तो उनकी आपको प्लेस पता है कि वो किस स्टाफ रूम में आपको अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, अब अगर मान लो आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जरूरत है तो आपको ये क्लियरली बात पता है कि आप स्पोर्ट्स रूम में जाओगे और आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ले लोगे। सिमिलरली आपको पता है कि केमिस्ट्री लैब में ही केमिस्ट्री के इक्विपमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, सिमिलरली आपको पता है कि म्यूजिक रूम में ही आपके म्यूजिक के इक्विपमेंट्स मिलेंगे। ओके, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, हर एक पर्सन की
एक फिक्स्ड प्लेस होती है और हर एक मटेरियल की एक फिक्स्ड प्लेस होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले रही हूँ, बहुत ही लार्जर ऑर्गेनाइजेशन है ये। वहां पे आपको एक एचआर हेड को ढूंढना है, उनका नाम जो भी हो ब्ला ब्ला, ठीक है। अब जो एचआर हेड हैं उनको आप कैसे ढूंढोगे, अगर उनकी फिक्स्ड प्लेस ही नहीं है, फिक्स्ड केबिन ही नहीं है, तो आप एचआर हेड को कैसे ढूंढोगे, नहीं ढूंढ पाओगे। तो इसीलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज की भी फिक्स प्लेस होती है। इसी तरह अगर आपको किसी मटेरियल की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि मान लो परचेज मैनेजर को या परचेज डिपार्टमेंट के किसी पर्सन को आप चाहिए चीजें जो उन्होंने प्रोक्योर किए हैं मटेरियल्स, वो उन्हें चाहिए, तो वो उन्हें कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए जरूर ऑब्वियसली ये क्या किया गया होगा, एक फिक्स्ड प्लेस बना दी गई होगी। ओके, सो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि चाहे वो मेन हो या ह्यूमन रिसोर्स हो या मटेरियल हो या फिजिकल रिसोर्स हो, हर एक की एक निश्चित प्लेस मतलब फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, Fayol was of the view that men and material should be placed at the right place, and Fayol classified the resources into two categories, that is physical and human. Okay, और यहाँ पे उनको इंश्योर करना है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को खुद की अपनी प्लेस पता हो, उनका वर्क पता हो, और फिजिकल रिसोर्सेज भी राइट प्लेस पे रखी हो, और उनको पता हो, ये ह्यूमन रिसोर्सेज को ये चीज पता हो कि वो फिजिकल रिसोर्स उनको कहाँ पे अवेलेबल हैं और वो कहाँ से ले सकते हैं। ओके, सो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल विच सेज स्पिरिट द कॉर्प्स। ठीक है, हमने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में भी, ये फर्स्ट लेक्चर में भी ये एक्सप्लेन किया था कि फेयोल फ्रांस के थे, उन्होंने कुछ टाइम के बाद इस्तांबुल से हिज फैमिली शिफ्टेड टू फ्रांस। ठीक है, तो उन्होंने जितने भी प्रिंसिपल्स दिए वो फ्रेंच लैंग्वेज में ही दिए। तो इसी तरह से स्पिरिट डी कॉर्प्स का सिंपल जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ प्राइड एंड म्यूचुअल लॉयल्टी शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ ग्रुप। ठीक है, एक म्यूचुअल लॉयल्टी वो शेयर करें। अब इसका क्या मतलब है, बहुत ही इजी है। स्पिरिट डी कॉर्प्स का सिंपल मीनिंग है कि आपको आपस में टीम स्पिरिट की भावना रखनी है। ठीक है, हमें अमंग्स द सबॉर्डिनेट्स एज अ सुपरवाइजर मेरा क्या रोल होना चाहिए कि हमें हार्मनी प्रमोट करना चाहिए। हमें ये प्रमोट करना चाहिए कि आप एकता में काम करो, आप एकजुट होके काम करो। उससे क्या होगा, ऑब्वियसली अगर हम एकजुट होके काम करेंगे, एक टीम स्पिरिट में काम करेंगे, तो हमारे अंदर वो मोटिवेशन आएगा और हमें एक दूसरे के लिए काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि अल्टीमेटली हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल फुलफिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली बोला गया, अ सेंस ऑफ हार्मनी शुड बी क्रिएटेड एंड अ सेंस ऑफ टीम स्पिरिट शुड बी कल्टिवेटेड अमंग्स द सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, अब जब भी टीम मीटिंग्स हो या जब भी आपका सुपरवाइजर एड्रेस करे अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो उन्हें क्या यूज करना चाहिए, उन्हें सिंपली बोलना चाहिए वी एज अ टीम। ओके, वी शब्द का उन्हें यूज करना होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम वी यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे एक यूनिटी प्रमोट होगी। ठीक है, यूनिटी कैसे प्रमोट होगी, अगर वो ये बोलते हैं कि आई हैव डन दिस टास्क, ठीक है, तो अगर वो आई हैव डन दिस टास्क बोलते हैं तो मे बी टीम प्रमोट नहीं होगी। अगर वो ये बोले वी एज अ टीम हैव डन दिस टास्क, तो यहाँ पे जो भी टीम मेंबर्स हैं वो मोटिवेट होंगे। ओके, सो फेयोल ने सजेस्ट किया कि मैनेजर्स को जब भी वो एड्रेस करें अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो वो हमेशा क्या यूज करें, we as a team are doing this, we as a team should do this, we as a team have accomplished this. Okay, so एक we की भावना होनी चाहिए amongst the subordinates. Okay, so यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल लो अपने स्कूल का फिर से, तो
आपके स्कूल में 4 हाउसेज हैं, 4 हाउसेज आर देयर, हर एक हाउस के ऑब्वियसली इंटर हाउस कंपटीशन होता है, हर एक हाउस के अपने हाउस लीड होते हैं, और वो हाउस लीड क्या करते हैं, वो हाउस लीड अपने हाउस मेंबर्स को प्रमोट करते हैं कि वो टीम स्पिरिट में रहें, ठीक है, तभी हम मैच विन कर सकते हैं या कोई भी कंपटीशन विन कर सकते हैं। सेम गोज विद ऑल द स्पोर्ट्स, चाहे वो क्रिकेट हो, जो भी टीम वाले स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, अगर टीम स्पिरिट या उनके अंदर हार्मनी नहीं होगी तो ऑब्वियसली कोई भी टीम जीत नहीं पाएगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्पिरिट डी कॉर्प्स। We move on to the next principle, which says subordination of individual interest to general interest. ठीक है, अब नाम ही इसका आंसर बता दिया है बहुत इजीली। क्या बताया है कि भाई हमें सबॉर्डिनेट करना है, क्या इंडिविजुअल इंटरेस्ट के पहले हमें क्या रखना है, हमें जनरल इंटरेस्ट को रखना है, हमें जनरल इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है सपोजिंगली, ठीक है, वहां पे ऑब्वियसली 2 टाइप ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेल करते हैं, क्या, एक ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि एज अ होल होता है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, और दूसरा क्या होता है इंडिविजुअल का खुद का इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मतलब है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यहाँ पे मतलब है, फेयोल भाई साहब यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बोल रहे हैं, बोलते हैं कि देखिए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, या हम उनके वर्ड में बोलें जनरल इंटरेस्ट को पहले रखना है और अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बाद में रखना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको अपने आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट को पहले रखना है और खुद के पर्सनल इंटरेस्ट को बाद में प्रायोरिटी देनी है। उससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल फुलफिल होंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको, सपोजिंगली आप क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लूं, ठीक है, बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है क्रिकेट का, और वहां पे 2 पर्सन है, एक पर्सन स्ट्राइक पे है और एक पर्सन है जो ऑलमोस्ट सेंचुरी बनाने वाला है। ठीक है, अब जो अदर पर्सन है स्ट्राइक पे, वो क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली 6 और 4 मार रहा है, वो वहां पे सेट हो चुका है, मे बी ही इज नॉट अ गुड प्लेयर, बट वो क्या कर रहे हैं, वो 6 और 4 मार रहे हैं और उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ऐसा ही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज आती है, एक आती है इंडिविजुअल इंटरेस्ट और एक आता है जनरल इंटरेस्ट। अब इंडिविजुअल इंटरेस्ट ये हो सकता है कि भाई जो पर्सन ऑलमोस्ट सेंचुरी बनाने वाला है वो चाहेगा कि भाई मैं तुरंत स्ट्राइक पे जाऊं और मैं 100 मार दूं, ठीक है, बट अगर ऑन द अदर हैंड वो एज अ जनरल इंटरेस्ट देखता है और वो देखता है कि हाँ वो पर्सन 6 और 4 में एकदम फिट हो चुका है इस टाइम पे, तो मैं उसी को प्रमोट करता हूं, मैं उसी को ही स्ट्राइक पे रहने देता हूं। ठीक है, मैं अपनी सेंचुरी को अभी इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, मैं अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हटाते हुए टीम के इंटरेस्ट को देखता हूं, जनरल इंटरेस्ट देखता हूं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, इसका क्या लोगे, अब जैसे कि मान लीजिए एक मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर क्या करते हैं, उनके पास 2 चॉइसेस हैं कि भाई आप प्रोक्योरमेंट, 2 पर्सन हैं, पर्सन नंबर 1 जो है वो है उनका रिलेटिव, ठीक है, और पर्सन नंबर 2 जो है वो दूसरे सप्लायर है। अब उनके पास 2 चॉइसेस है, अब पर्सन नंबर जो 1 जो उनके रिलेटिव हैं वो उनकी प्रोडक्ट की, उनके जो भी सप्लाईज हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है एज कंपेयर टू दिस सप्लायर नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट तो ये कहेगा कि भाई हम रिलेटिव से ही अपना लें, उनका फायदा कराएं, भाई हम क्यों दूसरे सप्लायर से लेंगे। अब इंडिविजुअल इंटरेस्ट तो ये कहता है, अब जनरल इंटरेस्ट क्या कहेगा कि नहीं भाई हमें ऑर्गेनाइजेशन का देखना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करना है, हमें अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, हमें अपने कस्टमर्स को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो अच्छे सप्लायर से लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल कहता है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से उस मैनेजर को क्या करना चाहिए, उनको सप्लायर नंबर 2 से जाके सप्लाईज लेने चाहिए। ठीक है, okay, so subordination of individual interest to general interest, I hope everybody is clear with it. I'll move on to the last principle of today's lecture, which is principle of equity. Please आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो इक्विटी और रेम्यूनरेशन में, बिल्कुल भी मत हो, टोटली डिफरेंट है रेम्यूनरेशन, इनका बिल्कुल टोटल डिफरेंट प्रिंसिपल है।
ठीक है। और ये इक्विटी एकदम डिफरेंट प्रिंसिपल। अभी लोग यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इक्विटी का मतलब है कि हमें फेयर रेम्यूनरेशन देनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। इक्विटी का मतलब है ट्रीटमेंट में इक्विटी। ट्रीट हमें सबको एक जैसे ही करना है, हमें डिफरेंशिएट नहीं करना उनको किसी भी बेसिस पे, चाहे वो कलर हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो जेंडर हो। ओके, तो किसी भी बेसिस पे हमें उनका डिस्क्रिमिनेशन, अपने सबऑर्डिनेट्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी सिंपल सी यही बात कहता है, रेम्यूनरेशन की कोई बात नहीं कहता, जो कि स्टूडेंट्स केस स्टडी में काफी बार गलत क्वेश्चन ये आंसर इसका अटेम्प्ट करते हैं। क्या बोलते हैं, वो अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये रेम्यूनरेशन है। रेम्यूनरेशन नहीं है, यहाँ पे ट्रीटमेंट का आप प्लीज डिस्टिंग्विश करो। रेम्यूनरेशन पे से मतलब है और इक्विटी ट्रीटमेंट से मतलब है। आपको सब में इक्वल ट्रीटमेंट रखना है, आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी भी बेसिस में। ओके, अगर ये हो जाता है तो एम्प्लॉइज डेफिनेटली क्या करेंगे, अगर आप उनको इक्वली ट्रीट करोगे, किसी भी बेसिस में डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, तो वो एक फीलिंग ऑफ डेडिकेशन एंड अटैचमेंट दिखाएंगे अपने वर्क के टुवर्ड्स। ओके, so I have discussed 5 principles today, and in the previous lecture I discussed 5 principles, so total I've completed 10. Okay, so next 4 principles I'll be discussing in my next lecture. If you have any problem till now, please do comment, and if you have any queries related to any topic, please do comment. Okay students, thank you for listening me and keep learning. Be safe. Thank you.